हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल प्रफुल्ल केमिस्ट्री क्लासेस में। ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। पहले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन के टाइप्स और सॉल्यूशन क्या होता है ये बताया। सेकेंड लेक्चर में मैंने कंसंट्रेशन टॉपिक को शुरू किया और उसमें मैंने 5 कंसंट्रेशन, टोटल 9 कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जिनमें 5 कंसंट्रेशन टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन किया क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, प्लस मैंने आपको कुछ फॉर्मूला भी बताया, ठीक है। और उन सारे डेफिनेशन को मैंने लिखा भी दिया। जिन लोगों ने प्रीवियस नहीं देखा है प्रीवियस लेक्चर, प्लीज़ उसे आप देख लीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में या आपको कोई न्यूमेरिकल में कहीं डाउट हो जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर आपको कहीं डाउट हो जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। मैं कमेंट देखता हूँ और वहीं पर आपके सोल्यूशन को कंप्लीट कर दूंगा। नहीं तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो वहां पे भी आप क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं। कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो या वीडियो बनाने में अगर आपको कहीं कोई चीज़ दिक्कत आ रहा है तो आप वहां पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के पूछ लीजिएगा कि सर आपको मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ आपने बताया था, क्या है इसका सोल्यूशन, तो आप बता दीजिए, मैं आपको सेपरेटली बता दूंगा। जिस भी तरीके से बताना हो मैं आपको बता दूंगा, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास में ज़्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको 5 कंसंट्रेशन पढ़ाया था, कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करने का। मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, स्ट्रेंथ और पीपीएम। मैंने सभी का फॉर्मूला को एक जगह लिख दिया है। आप लोग भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले, आज के क्लास के न्यूमेरिकल बनाने से पहले 5 कंसंट्रेशन के फॉर्मूला को, है ना, एक जगह लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला जितना बार आप लिखेंगे उतना बार आपको, उतना अच्छे से आपको याद हो जाएगा। और याद नहीं हुआ, फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो आप इस पर अप्लाई करके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोग पहले 5 को लिख लीजिएगा। देखिए, पिछले क्लास में मैंने आपको जब मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट पढ़ाया था, स्ट्रेंथ और पीपीएम ही पढ़ाया था, तो मैंने एक चीज छूट गया था मेरे से, वो ये है, स्ट्रेंथ का मैंने यूनिट आपको नहीं बताया था। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हैं तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला तो ये लगा दीजिएगा, लेकिन जब आंसर आएगा आपका तो इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होता है ग्राम पर लीटर। इसका यूनिट आप वहां भी इंक्लूड कर दीजिएगा जहां आप लोगों ने स्ट्रेंथ को डिफाइन किया है, उस जगह पे भी इसका यूनिट को लिख दीजिएगा। ग्राम पर लीटर क्यों होता है, ऊपर क्या है आपका ग्राम और नीचे क्या होता है लीटर। आप लोगों को पता होगा नीचे मैंने आपको डेफिनेशन में लीटर बताया था, मिलीलीटर में एक्सप्रेस मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में वॉल्यूम मिलीलीटर में मोस्टली अवेलेबल होते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल में वॉल्यूम लीटर में अवेलेबल हो तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। चूंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में अवेलेबल होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पे मिलीलीटर लिखा है, ठीक है, लेकिन यूनिट आपका ग्राम पर लीटर ही होगा। और पार्ट्स पर मिलियन का जो यूनिट होता है वो पीपीएम होता है। इसका अच्छा बात ये है, इसे आप एक्सप्रेस भी पीपीएम ही करेंगे और यूनिट भी आपका पीपीएम ही होता है, ठीक है। चलिए, मैं आपको न्यूमेरिकल बता रहा हूं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मैं यहां न्यूमेरिकल सीधा बताऊंगा, आपके स्क्रीन पे न्यूमेरिकल डिस्प्ले हो जाएगा। आप न्यूमेरिकल देखिएगा, नोट कीजिएगा, उसके बाद समझ करके फिर यहां सॉल्व कीजिएगा। और मैं जो होमवर्क दूंगा वो मैं आपको अलग से ग्रुप में न्यूमेरिकल्स दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो ये है, A solution has been prepared by dissolving 5 gram of urea in 95 gram of water. What is the mass percent of urea? ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी। मैंने मास परसेंट पे न्यूमेरिकल लिया है पहला, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन में 5 ग्राम आपका यूरिया है, 5 ग्राम आपका यूरिया है, जिसे 95 ग्राम पानी में डाला गया है। देखिए, कई बार न्यूमेरिकल लोग पढ़ते ही नहीं है एक्चुअल में, और न्यूमेरिकल बनता नहीं है। बाद में कंप्लेन करते हैं कि सर न्यूमेरिकल मुझसे नहीं बनता है। आप लोग न्यूमेरिकल को पढ़िए, उसके सेंटेंस को समझिए कि वो बोलना क्या चाह रहा है। आपको फिर न्यूमेरिकल को पहले समझना है, इसके स्टेप्स यही होते हैं। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो अप्लाई करना है, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम पानी में डाला गया है, तो मास परसेंट यूरिया का क्या होगा। तो आपको समझ में ये आ गया होगा कि यूरिया सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है, और यूरिया का मास है 5 ग्राम और पानी का मास है 95 ग्राम। यानी कि WB यहां आप लोग सबसे पहले लिखिएगा क्वेश्चन में। पहला बात तो है कि न्यूमेरिकल के लिए हम लोग सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिखिएगा गिवन। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, तो WB जो है आपका दिया हुआ है 5 ग्राम, 5 ग्राम यूरिया है। WA है आपका 95 ग्राम, 95 ग्राम पानी है। तो आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ यूरिया। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ये है आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको पता है मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है। मास परसेंट यहाँ सॉल्यूट का मैंने लिखा है, और आपको सॉल्यूट का निकालना भी है, आप सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट बोलिए या यूरिया बोलिए, फॉर्मूला क्या होगा, WB बाई
डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100, ठीक है। तो डब्ल्यू बी आपका कितना है 5/95 + 5, इसमें तो कैलकुलेशन भी आपको नहीं करना है, 5/100 इंटू 100, देखिए कितना आसान कैलकुलेशन है, कट गया 5%। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका यूरिया का परसेंटेज है 5। तो अगर आप बताइए यूरिया का परसेंटेज 5 है, तो अगर 5% इसमें यूरिया है तो पानी कितना परसेंट होगा, तो आप निकालिएगा मास परसेंट ऑफ वाटर। मास परसेंट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, तो 100 - 5 यानी कि 95%। 95% इसमें पानी है और 5% इसमें यूरिया है। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। कितना आसान था। अब आप देखेंगे कि इसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है। इस 5 और 95 की जगह कुछ भी हो सकता है ना, आपको कुछ भी हो सकता था, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा क्योंकि आप 5 और 95 था, जोड़ के सीधे 100 आ गया। तो कैलकुलेशन में वेरी कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कैलकुलेशन बहुत लंबा होगा, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। आप लोगों ने देखा मास परसेंट का क्वेश्चन कितना आसान होता है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन लिखने के बाद। चलिए अब आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है वो भी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं। और जो सेकंड क्वेश्चन है आपका वो आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का 7th नंबर क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7th नंबर क्वेश्चन है वो, मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ ए सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में फ्लक्चुएट किया है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है। देखिए 2 सॉल्यूशन का बात किया है। कितने सॉल्यूशन का, 2। एक सॉल्यूशन में 300 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें आपका 25% सॉल्यूट है। कितना, 25%। 300 ग्राम का सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है। और दूसरे सॉल्यूशन में आपका 400 ग्राम का आपका सॉल्यूशन है, जिसमें आपका 40 ग्राम सॉल्यूट है, 40% सॉल्यूट है, सॉरी 400 ग्राम का सॉल्यूशन में 40% सॉल्यूट है और पहले वाले में 300 ग्राम के सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है। इन दोनों को मिला दिया गया और जो नया सॉल्यूशन बनेगा उसमें सॉल्यूट का परसेंटेज आपको निकालना है। यह है क्वेश्चन, ठीक है। एक सॉल्यूशन जो है अलग अलग तरह के सॉल्यूशन के मिलने से बना है। एक सॉल्यूशन में 300 ग्राम के सॉल्यूशन में 25% सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्यूशन जो है 400 ग्राम का है, उसमें 40% सॉल्यूट है और दोनों को मिलाकर के एक नया सॉल्यूशन तैयार किया गया है। उस नए सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज और सॉल्वेंट का परसेंटेज आपसे पूछ रहा है। यह है क्वेश्चन। तो कैसे निकालिएगा, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, इन दोनों से आप सॉल्यूट का मास निकालिए, क्योंकि आपको मास का जरूरत पड़ेगा। WB/WA + WB, इससे सॉल्यूट का मास और इससे सॉल्यूट का मास निकाल लीजिए। तो 300 ग्राम में अगर 25% सॉल्यूट है तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूट का मास तो निकल जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम, इसको मैं मिटा देता हूं, 300 ग्राम सॉल्यूशन, 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 300 इंटू 300 ग्राम में कितना परसेंट था, तो 25% था, 25/100। मास ऑफ सॉल्यूट तो ऐसे निकालिएगा ना, 300 ग्राम वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो 300 ग्राम में 25% था, तो 300 ग्राम 25% निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4, तो आपको ये कट जाएगा, कितना हुआ 7, 28, 75 ग्राम हो गया पहले वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास। दूसरे वाले में भी ऐसे निकालिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम सॉल्यूशन। 400 ग्राम सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट का मास कितना होगा, तो 400 का 40% ही सॉल्यूट है, 40/100। आप काट दीजिए, तो अब क्या होगा 160 ग्राम। 160 ग्राम आपका दूसरे वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास हुआ और पहले वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास हुआ 75 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, टोटल सॉल्यूट कितना हो गया, तो 75 + 160 यानी कि आपका हो गया 5, 235 ग्राम टोटल सॉल्यूट हो गया। टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन आपका 300 + 400, 300 + 400, ये टोटल सॉल्यूशन है, यानी कि 700 ग्राम का टोटल सॉल्यूशन हो गया। 700 ग्राम टोटल सॉल्यूशन और टोटल सॉल्यूट कितना ग्राम, 235, मतलब टोटल सॉल्यूट हो गया 235 और टोटल सॉल्यूशन हो गया आपका 700 ग्राम। तो मास परसेंट निकालना है तो निकाल लीजिए। तो मास परसेंट इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू सॉल्यूट का मास परसेंट क्या होगा, तो टोटल सॉल्यूट कितना है 235 भाई टोटल सॉल्यूशन कितना है 700 × 100। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा आपका इसका आंसर 33.57
33.57%, ये हो गया इसका आंसर। 33.57% इसका सॉल्यूट का मास परसेंटेज होगा। इसी तरह से समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूट का टोटल मास मैंने निकाला, टोटल सॉल्यूशन का मास तो अवेलेबल था ही, दोनों को डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास परसेंट किसका निकल गया? सॉल्यूट का। इसी तरह से मास परसेंट अगर आपको सॉल्वेंट का भी निकालने के लिए बोला है तो कुछ नहीं करना, अगर आपको सॉल्यूट का मास परसेंट निकल गया तो 100 से माइनस कर दीजिए, तो 100 माइनस 33.57 इसे आप कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 66.43%, ये हो गया आपका। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 था, यहाँ के लिए क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा तो मास परसेंट का ये 2 क्वेश्चन आपको बेसिक क्वेश्चन मैंने कराया। ठीक है, ये दोनों बहुत आसान था, आप लोग देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके वीडियो में डिस्प्ले हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, इफ 4 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व्ड इन 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन देन व्हाट इज द स्ट्रेंथ। आपको स्ट्रेंथ निकालना है। स्ट्रेंथ 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH है आपका, जिसको 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन में डाला गया है। 250 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 250, 4 ग्राम 250, तो आपको स्ट्रेंथ निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा देखिए, सिंपली, कितना सिंपल क्वेश्चन है। गिवन में WB आपको लिखा हुआ है कितना ग्राम है? हाँ 4 ग्राम, 4 ग्राम, और VML आपने देखा वॉल्यूम किस चीज में दिया हुआ है? मिलीलीटर। अगर वॉल्यूम लीटर में रहता तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ सिंपली VL होता। ठीक है, WB/VL सिंपली। आपका VML दिया हुआ है कितना? तो आपका VML दिया हुआ है 250 मिलीलीटर। 250 मिलीलीटर, स्ट्रेंथ इक्वल टू वॉट? स्ट्रेंथ इक्वल टू वॉट? तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 बाई VML, ये होता है। तो WB कितना है? 4 इंटू 1000 बाई VML कितना? 250। कितना आसान है। ठीक है, ये आपका 4 बार में कट गया, यानी कि 16 आ गया आपका। स्ट्रेंथ आ गया 16। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? मैंने आपको बताया ये इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट क्या होता है इसका? ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर। कितना आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेंथ भी हो गया आपका। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ के जो क्वेश्चन में डेटा अवेलेबल है उसको आप लिख दीजिए और जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप अप्लाई कर दीजिए, बस दैट्स इट। और सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, है ना, सभी क्वेश्चन अच्छे हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली आपको इन सारे कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, और बुक्स में भी आपको ज़्यादा क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन बुक में, एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल होंगे या साइड बुक से भी मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आपको ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। अब आपका होता है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4। ठीक है, ये क्या है देखिए, मैं पढ़ देता हूं। 1 लीटर ऑफ सी वाटर वेट्स 1050 ग्राम एंड कंटेन्स 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन ppm। देखिए क्वेश्चन में आपको सीधा पता चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद, ppm वर्ड यूज है, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन, ये है क्वेश्चन। तो पार्ट्स पर मिलियन के लिए हम लोग को क्या चाहिए? सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास। तो देखिए क्वेश्चन में आपको यह कहा है कि 1 लीटर समुद्री जल है, 1 लीटर ऑफ सी वाटर, सी वाटर का 1 लीटर में का मास दे दिया है आपको, 1 लीटर ऑफ सी वाटर का मास आपको दिया हुआ है, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सी वाटर आपको दिया हुआ है 1050 ग्राम। यानी कि सी वाटर का, सी वाटर क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया, उसका मास आपको दे दिया है कितना? 1050 ग्राम। हालांकि उसका वॉल्यूम भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम से मतलब नहीं है, हमको उसका मास दिया हुआ है कितना ग्राम? 1050 ग्राम। 1 लीटर समुद्री जल का मास दे दिया है 1050 ग्राम। उसमें बोलता है कि जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, याद कीजिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि पीपीएम यूज कहां होता है। तो पीपीएम 2 जगह यूज होता है। पहला कि अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट बहुत कम हो, ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, समुद्री जल में ऑक्सीजन जो घुला हुआ होता है वो बहुत ही कम घुलता है, उस जगह पे पीपीएम यूज होता है। नंबर 2, हवा में जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है या हवा में जो जहरीले गैस प्रेजेंट है वो भी बहुत कम होता है, उस जगह पे भी हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। ठीक है, 2 जगह पे पीपीएम का यूज होता है। ठीक है,
तो आपको जो न्यूमेरिकल मिला है ये न्यूमेरिकल भी उसी कैटेगरी से लिया गया है कि 1 लीटर समुद्री जल का मास दिया हुआ है 1050 ग्राम, जिसमें 6 गुने 10 का पावर -3 ग्राम ऑक्सीजन घुला हुआ है। यानी कि जो ऑक्सीजन है आपका वो सॉल्यूट हो गया और सॉल्यूशन तो आपको 1050 ग्राम पता है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट, ये क्वेश्चन में अवेलेबल है, जिसे आप WB बोलते हैं। ये है आपका 6 गुने 10 का पावर -3 ग्राम, तो ppm बराबर वॉट, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट लगाइए। ppm इक्वल टू WB बाई WA प्लस WB गुना 10 का पावर 6। तो WB कितना है, सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाई WA प्लस WB, टोटल मास सॉल्यूशन का कितना है 1050 गुने 10 का पावर 6। ठीक है, अब ये हो गया, अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 6 इंटू 10 का पावर -3 है, ये 10 का पावर 6 है, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, यानी कि 10 का पावर 3 बाई 1050। अब आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपको पता है 10 का पावर 3 यानी कि 1000, तो 6 गुना 1000 हो गया आपका 6000 बाई 1050। आप इस 0 को 0 से कैंसिल कर दीजिए, 6000 को 105 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 5.71 और इसका यूनिट क्या होता है ppm, तो लिख दीजिए ppm। ये हो गया आपका ppm का भी क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था देखा आपने। ठीक है, फॉर्मूला मैंने अब क्या कहा, न्यूमेरिकल को पहले पढ़िए, उसके बाद न्यूमेरिकल से जो डेटा अवेलेबल है उसे आप लिखिए और फॉर्मूला जो दिया हुआ है उसको अप्लाई कीजिए, बस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है, तो जहां ट्रिकी क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा, लेकिन आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सब इस टॉपिक के यही सब बेस्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे दूंगा। ठीक है, आपके ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, ये टॉपिक तो हो गया आपका, ये टॉपिक का न्यूमेरिकल से मैंने करा दिया। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कहा कि आपके होम असाइनमेंट में मैं उसे आप दे दूंगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स में मैं आता हूं, उसका नाम है मोलैरिटी, लेकिन वो मैं आज शुरू नहीं करूंगा। उसके पहले मैं आपको एक टर्म समझाऊंगा, मोल। ठीक है, क्योंकि बिना मोल जाने आपका मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी ये तीनों नहीं हो सकता है, इसलिए मैं आपको मोल समझा देता हूं। इस वीडियो में मैं मोल समझा के ही रोक दूंगा, उसके बाद मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मोल क्या होता है, देखिए आप लोगों ने 11 में मोल हालांकि पढ़ा है, मोल क्या होता है आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, मोल क्या होता है आपने 11 क्लास में ऑलरेडी देखा होगा, हो सकता है न्यूमेरिकल भी बनाया होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए मोल का बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मोल नहीं जानेंगे तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन आपका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए हालांकि ऐसे मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हालांकि यहां पे जो आप मोल का 100% पूरी तरह से जानकारी होना बहुत जरूरी नहीं है। कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल का सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होता है, वो ही मैं आपको बता देता हूं। हालांकि वो बता करके मैं कुछ क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा ताकि आपको मोल निकालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर आप मोल सीख गए तो आपको मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए हालांकि आप लोग ये जानते होंगे कि 1 मोल एक क्वांटिटी है। 1 मोल क्या है, एक क्वांटिटी। जैसे 1 दर्जन एक क्वांटिटी होता है, जिसमें आप लोग पता होगा 1 दर्जन बराबर 12। 1 दर्जन कुछ भी ले लीजिए आप, 1 दर्जन अगर आप बोलते हैं तो 12 आता है उसमें। उसी तरह से 1 मोल भी एक क्वांटिटी है और ये कितने के बराबर होता है 6.022 गुने 10 का पावर 23। इसी को एवोगाद्रोज नंबर भी कहा जाता है। एवोगाद्रोज नंबर 1 मोल इतने के बराबर होता है। ठीक है, अब ये मोल, हालांकि मैं मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूं, मैं पूरा मोल कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा है तो कितना लंबा मोल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन मैं मोल का जरूरत कंसंट्रेशन टॉपिक में जो पढ़ता है वो फॉर्मूला को मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो मोल कैसे निकाला जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 फॉर्मूला होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का 3 फॉर्मूला होता है, लेकिन यहां जो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, और उसी पे मैं कुछ क्वेश्चन भी करा दूंगा ताकि आपका 100% मोल निकालने का आपको निकालना आ जाए। ठीक है, मोल निकालने का जो सबसे मेन फॉर्मूला यहां यूज होगा वो होगा गिवन मास बाई मोलर मास। इससे ज्यादा मोल निकालने का फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं होता है। गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास को हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर मास को हम लोग M से रिप्रेजेंट करते हैं। यही है नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, जो आपको यहां पर इस कंसंट्रेशन टॉपिक में यूज होगा। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा रहा हूं। ठीक है, आपको मन में आ रहा होगा सर ये मोलर मास क्या होता है। ठीक है, मैं मोलर मास भी समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए पहले मोलर मास ही क्लियर कर देता हूं। मोलर मास का मतलब होता है, मोलर मास में आपका एटॉमिक मास भी आ जाता है, एटॉमिक मास, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी आ जाता है।
मॉलिक्यूलर मास। मोलर मास कहते हैं किसको है, एक मोल का मास को बोलते हैं मोलर मास। ठीक है, उतना जानकारी फिलहाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ मैं बता देता हूँ मोलर मास निकाला कैसे जाता है। मोलर मास एटॉमिक मास को भी बोलते हैं या मॉलिक्यूलर मास को भी बोलते हैं। तो मोलर मास कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। देखिए, तो आपको 1 to 20 तक एटलीस्ट 1 से लेकर 20 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको पता होना ही चाहिए। अगर आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक वाले एटम का आपको एटॉमिक मास नहीं पता है तो आप मोलर मास कभी नहीं निकाल पाइएगा। और आप मोलर मास नहीं निकाल पाइएगा तो क्या नहीं निकाल पाएगा, मोल। और मोल नहीं निकलेगा तो मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो जड़ कहाँ है, देखिए जड़ है आपका मोलर मास। कई बार मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद आपको कह रहा हूं, कई बार सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टूडेंट नहीं बना पाते हैं और उसका वजह कितना छोटा होता है आप लोग को नहीं पता होगा। उसका वजह होता है मोलर मास ही नहीं आता निकालने। मोलर मास निकालने के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए और बहुत सारे स्टूडेंट को एटॉमिक मास 1 to 20 तक नहीं पता होता है, जिस वजह से ये नहीं पता होगा तो मोलर मास नहीं निकलेगा, मोलर मास नहीं पता होगा तो मोल नहीं निकलेगा, और मोल नहीं निकलेगा तो मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए आपको मैं एटॉमिक मास आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक वाले एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो मैं आपको लिख देता हूं। अगर आपने याद रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद रखा है तो प्लीज देख लीजिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरोन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39 और कैल्शियम 40। देखिए, ऐसे तो 20 से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उसका भी एटॉमिक मास का कभी जरूरत पड़ जाता है, लेकिन बहुत कम यूज होते हैं। और कई बार मैंने देखा है कि जो एलिमेंट्स हैवी होते हैं, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, वो उसके एटॉमिक मास को क्वेश्चन में अवेलेबल रहता है, दे दिया रहता है। लेकिन 20 तक वाला आपको याद रखना ही होगा। ये आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स का एटॉमिक मास याद करना ही करना है। ठीक है, अब आप मोलर मास कैसे निकालिएगा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप साथ साथ लिख दीजिएगा। अगर आपको ये पहले से आता है तो अच्छी बात है, तब आपको नोट करने का कोई जरूरत नहीं, बस एक बार देख लीजिए वीडियो को पूरा एंड तक, ताकि आपको एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे देखिए, अगर आपको मोलर मास निकालना है, जैसे मैं निकाल रहा हूं मोलर मास, क्योंकि मोलर मास निकलेगा तभी आप मोल निकाल पाइएगा। मोलर मास अगर आपको निकालना है, मान लीजिए H2O का, किसका, H2O का, ये मोलर मास, तो कैसे निकालिएगा। H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और ये है कितना, 2, तो क्या लिखेंगे, 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18। और इसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल। मैंने आपको कहा मोलर मास का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मास, इसलिए लिखा हुआ है ग्राम पर मोल, 1 मोल का, इसलिए इसको मोलर मास कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालना है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल क्यों ना हो। ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, तो लिखेंगे 2 × 1 प्लस सल्फर कितना है, 1, सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 16 × 4, इन सबों को जोड़ लीजिएगा, 98 आएगा, 98 होगा। ठीक है, इसी तरह से आप अगर चीनी का निकालना चाहते हैं, C12H22O11, इसका अगर आपको मोलर मास निकालना तो कैसे निकालिएगा। कार्बन 12 है और एटॉमिक मास कितना होता है, 12, तो 12 × 12 प्लस ऑक्सीजन है 22, और एटॉमिक मास कितना होता है, 1, तो 22 × 1 प्लस ऑक्सीजन यहाँ कितना है, सॉरी हाइड्रोजन 22 था, है ना, ऑक्सीजन कितना है, 11, तो 11 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना, 16। इन सबों को निकाल के आप जोड़ दीजिएगा तो 342 आएगा। मुझे कुछ याद है वैल्यूज, इसलिए मैं निकाल नहीं रहा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको मोलर मास निकलता है। ठीक, मोलर मास निकल गया। अब आपको क्वेश्चन मोल कैसे निकलेगा, मोल का आपने फॉर्मूला लिख दिया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं, उसके बाद आपको अपने आप मोल निकालने आ जाएगा। जैसे अगर आपको कहीं क्वेश्चन में लिखता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, 9 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे, ये आपको क्वेश्चन में आ गया। तो n = W/m, ये फॉर्मूला है। तो W यानी कि गिवन मास कितना है, 9 ग्राम, तो आप लोग 9 रख दिए यहाँ। ठीक है, मोलर मास, पानी का मोलर मास कितना निकाला आपने, मोलर मास पानी का, यहाँ फिर से मैं लिख देता हूँ, पानी का मोलर मास आपने निकाला 18। ठीक है, 18 ग्राम पर मोल, तो आप यहाँ लिख दीजिए 18। ठीक है, ऊपर है आपका ग्राम और नीचे है ग्राम पर मोल।
ठीक है, तो ये आपका कट गया कितना बाद में 2, और ग्राम से ग्राम भी कट गया। आप यूनिट को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कितना बचा 1/2, 1/2 को क्या लिखेंगे 0.5, और ये पर मोल ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल। देखिए, यानी कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 9 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 9 ग्राम पानी में कितने मोल होंगे 0.5 मोल होंगे। ठीक है, कितना आसानी से आप मोल निकाल पाए। ठीक, तो मोल निकालने आपको बहुत जरूरी है आपको निकालना। मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और आपको देता हूं। जैसे अगर आपका क्वेश्चन में आ गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 200 ग्राम ऑफ CaCO3, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी बना सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 200 ग्राम है, इसमें कितने मोल्स होंगे, ये है। तो कैसे निकालिएगा, देखिए पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास निकालना होगा, सॉरी CaCO3। ठीक है, तो कैसे होगा देखिए, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, लेकिन है कितना 3, 3 × 16, इसे आप जोड़ दीजिएगा तो 40 + 12 + 48 आपका 100 आएगा, 100 ग्राम पर मोल। ये आपका आएगा मोलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना है 200 और मोलर मास कितना है 100। यूनिट के साथ लिखता हूँ, 200 क्या है ग्राम, यहाँ ग्राम लिख दिया, और ये क्या है ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये कट गया आपका कितना पर में 2, और ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल, यानी कि 2 मोल आंसर। ठीक है, तो मोल निकालने का आपने फॉर्मूला देख लिया। ठीक, तो अगर आपने 11 में पढ़ा है मोल कॉन्सेप्ट तो आपके लिए कोई नया चीज़ नहीं है, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मोल पढ़े आपका मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको एटॉमिक मास 1 to 20 तक बिल्कुल याद कर लेना है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। 1 to 20 तक एटॉमिक मास आपको याद करना ही करना है, और आपको मोल कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है, वो आप लोग आराम से बना लीजिएगा घर पे। ठीक है, मोल कैसे निकाला जाता है उसके लिए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा इसे। क्वेश्चन ये है आपका फर्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, आपको यहाँ मैं दे रहा हूँ 22 ग्राम ऑफ CO2, 22 ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 55 ग्राम ऑफ NaCl। ठीक है, ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया, मोल्स निकालने का 3। आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आप फॉर्मूला को बार बार यूज कीजिए, क्योंकि आप न्यूमेरिकल में फॉर्मूला को जितना बार यूज करेंगे, जितना बार अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने एटॉमिक मास मोलर मास मैंने बता दिया, कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने बताया, और साथ साथ आपके मोल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा वॉश किया, जो पहले आपने पढ़ा होगा उसे आपको दोबारा है ना उसको रिव्यू कर दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मोलैरिटी वाले कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।